नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं खास मुलाकात, और खास मुलाकात में आज हम बात करेंगे जिस मेहमान से। हमारे साथ हमारे मेहमान हैं पीपल डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी से गुलाम नबी आज़ाद जी। गुलाम नबी आज़ाद जी का बहुत बहुत ही स्वागत कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन सर, सबसे पहले सवाल यहाँ पर यही रहेगा कि एक बयान आपकी तरफ से जो जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि अगर मैं सीएम बनता हूँ, अगर जम्मू कश्मीर की जनता मुझे मौका देती है, तो जम्मू कश्मीर की जो ज़मीनें हैं, नौकरियां हैं, उन्हें मैं बचाऊंगा। किस तरह से उन्हें बचाया दो जाएगा? चीज़ है। एक तो आर्टिकल 370 है, वो अलग बात है। उसी के अंदर एक और प्रोविज़न है 35A। और मैं बार बार पार्लियामेंट में भी कह चुका हूँ कि जब आर्टिकल 370 को ख़त्म करने का बिल आया था, उसमें भी बोला मैं कि 35A में दो प्रावधान बड़े मोटे मोटे। एक तो बाहर वाला नौकरी नहीं कर सकता जी। दूसरा वाला बाहर की ज़मीन खरीद नहीं सकता। ये असली महाराजा हरि सिंह ने पहला ऑर्डर किया था 1925 में, दूसरा ऑर्डर उन्होंने किया 1927 में, और तीसरा आखिरी जो उन्होंने कानून बनाया वो 1930 में बनाया। उस वक़्त तमाम जम्मू के लोग और कश्मीर के विशेष तौर से कश्मीरी पंडित, क्यों उस वक्त कश्मीर के मुसलमान पढ़े नहीं थे 1925 वगैरह में, शायद 2% 3%। तो ये महाराजा के पास गए कि ये पंजाब के लोग, और उस वक्त ये पंजाब नहीं था द रियल पंजाब वाज लाहौर, जो नॉर्दर्न इंडिया का सेंटर था हर चीज़ से, बिजनेस से, एजुकेशनली वगैरह। यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी सबसे मशहूर थी। तो वहाँ तीन जो हमारे बड़े धर्म हैं देश में, वो सब वहीं रहते थे, और तीनों बहुत अमीर, एक से अमीर, मुसलमान, हिंदू, सिख, ये तीनों अमीर थे। तो 1925 में शुरू किया, उन्होंने कहा कि भाई ये लाहौर वाले सब तीनों अमीर हैं, कुछ कश्मीर को खरीद लेंगे, ज़मीनें और नौकरियां करेंगे, और कुछ जम्मू में, तो हम जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो उनको नौकरी कहाँ लगेगी, और आबादी जब बढ़ेगी तो हमें फैलने के लिए कहीं जगह नहीं, हमें तो भीख मांगना पड़ेगी। मैं आज उन लोगों को बधाई देता हूँ। 1925 में उन लोगों की ये सोच थी, अब 100 साल होने वाला है एक आध साल में, कि इतनी फोरसाइटेडनेस, लंबी सोच उनकी थी। इसीलिए महाराजा ने ये कानून बनाया, और 30 में ये बनाया स्टेट सब्जेक्ट का कानून, कि जिसके पास स्टेट सब्जेक्ट है वही ज़मीन खरीदेगा, बेचेगा, जिसके पास स्टेट सब्जेक्ट है वही नौकरी करेगा। जब आज़ादी आई तो उसमें अब हमारे संविधान में कैसे डालें, उसको 35A में घुसेड़ दिया कि ये तो बुनियादी ये है महाराजा का। और वो महाराजा के वक़्त में 1925 में जितना रेलेवेंट था, आज उससे कई हजार गुना रेलेवेंट, कि वो ज़रूर ज़मीन हमारी होनी चाहिए, कोई खरीदे नहीं, नौकरी हमारे ही लोग नौकरी करना चाहते। ये बहुत सारे लोग नहीं जानते, जो मैं पार्लियामेंट में बार बार कह चुका हूँ। जम्मू कश्मीर का एरिया चाहे बहुत बड़ा है, लेकिन इस्तेमाल के लोगों के यूज़ के लिए, इस्तेमाल करने के लिए न होने के बराबर है। हमारे पहाड़ हैं, ये भी लोगों को मालूम नहीं है कि जम्मू सूबा 90% पहाड़ है। लोगों को बड़ी गलतफहमी है कि कश्मीर पहाड़ है। जिस और तरह से महाराजा हरि सिंह की तरफ से जब जम्मू कश्मीर के साथ विलय कर दिया गया, हस्ताक्षर हो गए, फिर उसके बाद आगे जिस तरह से ये पूरा काम चला, अब 370-35A को एब्रोगेट कर दिया गया। नहीं, मैं यही बता रहा हूँ, मैं उसी बात पर। तो यहाँ हमारे पास ज़मीन बहुत ही कम है, पहाड़ हैं, जंगलात। तो अगर ये थोड़ी हमारे पास है, अगर आपको मालूम है या ना मालूम है, जम्मू शहर में और श्रीनगर शहर में दिल्ली से महंगी ज़मीन है। अगर आप ल्यूटेंस दिल्ली को छोड़िए, उसके बाद दिल्ली में इससे कई गुना सस्ती है, क्योंकि यहाँ ज़मीन ही नहीं है।
तो इसमें 35A में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो खत्म किया, लेकिन स्टेट के पास पावर है कि वो कानून बना सकता है विधानसभा जिसमें बाहर वाला को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। स्टेट के पावर है विधानसभा, वो बाहर वालों को जमीन खरीदना बंद कर सकता। मैं मिसाल देता हूं, हिमाचल की गवर्नमेंट ने आज से नहीं, पिछले 30 साल से उसमें बीजेपी भी रही और कांग्रेस भी रही, और इसी तरह से उत्तराखंड भी कांग्रेस के शासन में ही सरकार बनाई, ये वो कानून बना, लेकिन बीजेपी उसके बाद 3 दफ़ा पावर में आई, उसने बदला नहीं। उसका मतलब है कि दोनों पार्टियां उससे सहमत है कि ज़मीन बाहर वाला नहीं खरीद सकता। मतलब ये होगा कि अगर आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की जनता मौका देती है असेंबली के अंदर 1/3 मेजॉरिटी, तो हम विधान से पास करेंगे ये दोनों कि बाहर वाला जमीन नहीं खरीदेगा या रिस्ट्रिक्ट करेगा, इससे ज्यादा नहीं खरीद सकता, वो सरकार पर है। और विधान अभी जैसे कई राज्यों के अलग अलग कानून है। महाराष्ट्र में कानून है जिसको मराठी लिखना पढ़ना नहीं आता वो अप्लाई नहीं कर सकता। उसका मतलब बाहर वाले ऑटोमेटिकली अंदर और बाहर कहने के बजाय उसने लगाया कि मैं MP 15 साल महाराष्ट्र से रहा हूँ, वहाँ कानून है कि जो नौकरी करेगा स्टेट गवर्नमेंट में उसको मराठी पढ़ना आना चाहिए या लिखना आना चाहिए। तो इसलिए वहाँ के हिंदू मुसलमान सब मराठी पढ़ते भी हैं और समझते वही नौकरी लगे। तो अलग तरीके से विधानसभा के पास वो पावर है कि वो बाहर वालों को नौकरी से भी रोक सकती है, एक्सेप्ट सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में नहीं रोक सकते वो। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी अपने दर्शकों को कि आज़ाद भारत के जो कश्मीर है उसके अंदर क्या कुछ बदल गया और किस तरह से बदल गया, जो आप पूरी बात यहाँ पर समझा रहे थे। 1/3 मेजॉरिटी अगर आती है तो इसे आप वापस लाएंगे, ये आप अब पूरी तरह से यहाँ पुख्ता कर रहे हैं कि ऐसा होगा। लेकिन उस बीच में आप देखिए ना, नवंबर 1956 का, ठीक है, 2/3 नवंबर 1956 को जम्मू कश्मीर के असेंबली में एक नया संविधान अपनाया गया, राइट, जिसमें राजा हरि सिंह डोगरा के समय स्टेट सब्जेक्ट को स्थायी निवासी बना दिया गया कि जिसके पास स्टेट सब्जेक्ट होगा वो स्थायी निवासी बन जाएगा। अब इसमें यह भी कहा गया कि हर एक व्यक्ति जो भारत के संविधान के तहत भारतीय नागरिक है, साथ ही जो 1954 तक स्टेट सब्जेक्ट की पहली 2 श्रेणियों में रह चुका है वो स्थायी नागरिक होगा, या फिर जो पिछले 10 सालों से यहां रह रहा है और इतने ही समय में कश्मीर में अचल संपत्ति उसने खरीद ली है, खरीद चुका है, उसे भी परमानेंट निवासी माना जाएगा। इस तरह से स्टेट सब्जेक्ट जो है वो बनाया जाता था। अगर कश्मीर में यहाँ रहते हुए उन इलाकों में वो किसी और इलाकों में बस गया हो जो विभाजन के बाद पाकिस्तान में चला गया है, और ऐसे लोगों के लिए भी जम्मू कश्मीर में गुंजाइश रखी गई थी कि अगर वो बाहर चला गया है तो भी वो परमानेंट रेजिडेंट कहलाया जा सकता है। लेकिन अगर वे रिसेटलमेंट के लिए लौटना चाहे तो नियमों के तहत उन्हें भी यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंट जो है वो माना जा सकता है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि जम्मू कश्मीर की जनता जो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुन चुकी है, जिसमें कहा गया कि 30 सितंबर 2024 से पहले यहाँ पर चुनाव होने चाहिए, 370 को हटा दिया गया, वो संवैधानिक तौर पर सही तरीके से किया गया था। उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जिस तरह से प्रावधान यहाँ पर रखे गए हैं इस पर काम होगा, बहुत ही जल्द होगा, राज्य का दर्जा भी दिया जाएगा। लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से और आप ही की तरफ से एक बड़ी स्टेटमेंट आती है जिसकी तरफ हर किसी की नजर घूम जाती है कि एक तरफ धारा 370 गया, लेकिन दूसरी तरफ नौकरियां बच गई और जमीन बच गई, क्योंकि अब हर कोई ये सोच रहा है कि बाहर से लोग जिस तरह से यहाँ पर आ रहे हैं, जमीनें खरीद रहे हैं, यहाँ पर नौकरियां लेंगे, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन उस कंपटीशन को खत्म कैसे किया जाएगा, वो जो बात आपने सामने रखी है। लेकिन अगर मौका जनता देती है तो फिर क्या ये सही में प्रावधान लागू किए जाएंगे? 2/3 मेजॉरिटी असेंबली में लेकर आ पाएंगे? मैंने दूसरी मिसाल दी ना स्टेटों की, हिमाचल में और उत्तराखंड में है ना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कश्मीर का वोट बैंक लुभाने के लिए आप लेना चाहिए ना हिमाचल, करिए, अप्लाई नहीं मिलेगा। मैं अप्लाई करूंगा, नहीं दे मिलेगा। क्या 371 की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं आज की बात करता हूँ। आज आप अप्लाई करिए, नहीं मिलेगा आपको, घर बनाने के लिए नहीं मिलेगा। आप महाराष्ट्र में अप्लाई करिए, जब तक आपको मराठी नहीं आएगा आपको नौकरी नहीं मिलेगी। क्या कल को ऐसा कोई प्रावधान जम्मू कश्मीर में हो सकता है? नहीं, जम्मू कश्मीर में कोई, जम्मू कश्मीर में कोई अलग प्रावधान नहीं है। जो दूसरों स्टेट गवर्नमेंट की असेंबली में पावर्स है और कई राज्यों ने उसको अपनी
इस वक्त भी और पिछले कुछ दशकों से इम्प्लीमेंट किया। ठीक। तो कोई हमारे जम्मू कश्मीर की कोई नई किसी अलग धारा से नहीं होगी। जिस धारा में वो करते हैं उसी धारा में हम भी कर सकते हैं। चलिए, मतलब सिर्फ कि विल होनी चाहिए। एक बड़ा आश्वासन आप जनता को दे रहे बिल्कुल, हैं बिल्कुल। कि अगर आप आते हैं वापस या तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप बैठते हैं, 2/3 मेजोरिटी लेकर अगर गुलाम नबी आजाद असेंबली में पहुंचते हैं, तो जाहिर तौर पर वो नौकरियां और जमीन को बचाने की बात मैं 2/3 मेजोरिटी की भी बात नहीं कर रहा हूँ। किस तरह से सिंपल मेजोरिटी भी कर सकती। कोई जिस पार्टी को उस वक्त देखेंगी कौन सी पार्टी उसको अपोज करेगी, जो अपोज करेगी वो खत्म हो जाएगी, चाहे कश्मीर की हो या जम्मू को। किसको नौकरी नहीं चाहिए बचाना, किसको कौन नहीं चाहेगा यहाँ की जमीन 370 और 35A को लेकर ही बात कर लेते हैं। 2024 से पहले पहले चुनाव होना है जम्मू कश्मीर के अंदर, क्या मैनिफेस्टो रहेगा DAPA का? मैं 370 दफा 370 और ये 35A मैं मुझे जो कहना था उस वक्त एट द स्पर ऑफ द मोमेंट और जो रिएक्शन था मैंने पार्लियामेंट दिया, यहाँ दिया खत्म। लेकिन मैं उन पार्टीज से नहीं हूं कि एक ही वो राग सालों भर गवाऊं। पॉलिटिशियन को वास्तवता को समझना चाहिए, हकीकत को समझना चाहिए। महबूबा मुफ्ती कह रही है कि बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बुरे दिन आए हैं, अच्छे दिन आ कहता हूं कुछ लोगों के पास, कुछ पार्टीज के पास एजेंडा नहीं है, जो एजेंडा लेस है, जिनके पास लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है। ना डेवलपमेंट से उनका मतलब, ना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने से उनका मतलब, ना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने से उनको से कोई मतलब। वो फिर इन मुद्दे को कभी पकड़ेंगे, ऑटोनॉमी के मुद्दे को, कभी आज़ादी के मुद्दे को, जो नामुमकिन है, पॉसिबल नहीं है, उससे लोगों को धोखा देते हैं। उमर अब्दुल्ला स्टेटमेंट देते हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला स्टेटमेंट देते हैं और महबूबा मुफ्ती स्टेटमेंट देती हैं, सज्जाद लोन की तरफ से स्टेटमेंट आती है, लेकिन गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं कि नौकरी और जमीन को बचाएंगे। हाँ, मैं स्टेटमेंट देता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त अगर मुद्दा ये बनाती है इलेक्शन के लिए कि मुझे वोट दे दो, मैं 370 लाऊंगा, वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। मैं नहीं कहता 370 कभी नहीं आएगा, लेकिन 70 सालों में एक परिवर्तन आया कि 370 खत्म हुआ। शायद 70 सालों में कभी भी आ सकता दूसरा परिवर्तन। मैं लेकिन अभी ये नहीं कह सकता हूं कि कोई स्टेटमेंट या कोई सेंटर। मिली जुली प्रतिक्रिया। महबूबा मुफ्ती कह रहे हैं कि वापस आ सकता है। उन्होंने दबी जुबान में कहा है, क्लियर नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वो पूरी तरह से आदर करती नजर आई। उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट पर कोई बात नहीं कही गई, ना ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से, ना ही सज्जाद लोन की तरफ से। लेकिन जिन लोगों की तरफ से ट्वीट हुआ वो कहीं ना कहीं निराशा भी जताते नजर आए, संकेत दिखाते नजर आए। मैं यही सिंपल कहता हूं ना, फैज अहमद फैज का शेर है, लंबी है गम की शाम, शाम ही तो है। कौन सोचता था 70 साल पहले कि 370 खत्म होगा? कौन सोचता था कि 370 एक दिन खत्म होगा? लेकिन खत्म हो गया। हिस्ट्री में कब आएगा? 50 साल आएगा कि कोई आएगा? क्या लगता है कि अब जम्मू कश्मीर तो के अंदर इसलिए सेंटिमेंट्स की राजनीति आज खत्म हो अगर गई? करंट अगले कुछ सालों में कोई अगर कह देगा ये वापस आएगा, वो लोगों को गुमराह करता है, लोगों को बेवकूफ बनाता है। और वो लोग ज्यादा बेवकूफ बनाएंगे जिनके पास और एजेंडा नहीं। मतलब गुलाम नबी आजाद अब ओवरऑल डेवलपमेंट को लेकर डेवलपमेंट मेरा पास भी था और आगे भी रहेगा। अब अगर हम अपने दर्शकों को बताएं कि जिस तरह से 370 जाने से पहले की जो समीकरण जम्मू कश्मीर के अंदर था, जब था 370 और अब चला गया, तो 370 के बाद अब आप देखिए 90 सीटों पर ये पूरा समीकरण यहाँ पर तय होगा, जिसमें 114 ये सीटें बनती थी, जिसमें आपने देखा कि पीओके की किस तरह से वो सीट्स खाली पड़ी हुई हैं, चुनाव नहीं हो सकते हैं। 90 सीटों पर चुनाव हो सकते हैं विधानसभा की सीटों पर, जिसमें आप देखिए नवगठित जो सीटें हैं, रियासी जिले में श्री माता वैष्णो देवी सीट जो है नई बनाई गई और कटरा को विधानसभा क्षेत्र में डाल दिया गया। एक चीज। दूसरा, जम्मू के अंदर 43 सीटें, कश्मीर के अंदर 47 सीटें, 9 अनुसूचित जाति, 7 अनुसूचित जनजातियों के लिए। उसके बाद अगर हम, ये तो हो गया असेंबली की बात, अब आ जाते हैं लोकसभा। लोकसभा की सीटों में दो सीटें जो हैं वो जम्मू और कश्मीर संभाग में होंगी, जबकि एक सीट दोनों के लिए साझा क्षेत्र में इसको हम सिंबल में कहिए 2.5 सीटें, 2.5 सीटें, यानी कि आधा इलाका जम्मू संभाग का और आधा इलाका कश्मीर संभाग का, राइट। और जिस तरह से टाइम पीरियड रहता था 2 डिस्ट्रिक्ट 6 ईयर का पहले, 6 साल पहले रहता था, पर अब 5 साल रहेगा।
लेकिन इन 90 सीटों पर अब समीकरण की तैयारी किस तरह से डीएपीए की तरफ से है, और अगर डेवलपमेंट का मुद्दा लेकर आप आ रहे हैं तो डेवलपमेंट के में क्या कुछ नया करेंगे? क्योंकि सरकार यहां दावा करती है कि 890 कानून उनकी तरफ से लागू कर दिए गए जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसमें बाल विवाह, जमीन सुधार, शिक्षा, कश्मीर, अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक उन्होंने लाया, पहाड़ियों को यहां पर एसटी का दर्जा उन्होंने दे दिया है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को लेकर वो बात कर रहे हैं कि समिट यहां पर हुआ, 13,732 करोड़ रुपए का एमओयू साइन वो कर चुके हैं। 2022 में पीएम बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताते हैं कि आजादी के बाद 7 दशकों में यहां पर जम्मू कश्मीर में जो प्राइवेट इन्वेस्टर था, प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट थी वो 17,000 का था, सिर्फ 17,000 का हुआ था। 2019 के बाद अभी तक का जो टेन्योर है बीजेपी पार्टी का, वो 38,000 करोड़ रुपए अभी तक किया जा चुका है। तो अब गुलाम नबी आजाद किस तरह से स्ट्रैटेजी रखेंगे? कई चीजें तो इसमें विवादित हैं और मैं हर पॉइंट का पार्लियामेंट नहीं बताता, उसका मैं जवाब देता हूँ। जैसे बताया था कि उन्होंने होम मिनिस्टर साहब ने तब बताया था और मैं वहीं काउंटर किया था, उसको भी इसमें गिनते हैं आप जी। जैसे उन्होंने कहा कि उस वक़्त के इन्होंने अपनी ही पॉलिसी लागू नहीं की। 2011 में हमने या 2006 में पॉलिसी बनाई थी कि एजुकेशन पहले 6 साल की उम्र से 18 साल तक फ्री होगी, वो हिंदुस्तान के लिए बनाई। वो लागू नहीं की यहाँ, मैंने भी नहीं की, क्योंकि यहाँ 60 साल से तो कायदे से पहले 0 से तो जब तक आप पीएचडी करें फ्री है। तो हम सिर्फ 14 साल के लिए, हम सिर्फ 8 क्लासेस के लिए क्यों हैं? हमारे तो 100% पहली क्लास से लेकर पीएचडी तक फ्री है। तो मैंने कहा मैंने एमएससी किया, फ्री किया, तो मैं मिसाल हूँ। तो हम छोटा हम लागू यहाँ करेंगे तो उसका मतलब है हम वंचित रख रहे हैं। तो इस तरह की कई चीज़ों में उन्होंने डुप्लीकेट किया जो यहाँ की ट्रांसपेरेंसी लाएंगे नहीं कुछ ऐसा जो यहाँ के उसमें कौन सा बंद करता। आज तो डिफिकल्ट एजुकेशन पढ़ना, वहाँ दे दो ग्रेजुएशन के लिए उधमपुर दो, जम्मू जाओ, पंजाब इंटरव्यू दे दो, उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी अच्छी है, बात है, उसमें कोई मैं विवाद नहीं करता हूँ। जो मैं पार्लियामेंट में कह चुका हूँ उन सब जवाबों का नहीं। कई चीज़ें हैं प्रपोज्ड, इसमें एमओयू हमेशा प्रपोज्ड होता है, वो लागू भी होता है, नहीं भी लागू होता है। तो एमओयू साइन हम इंडस्ट्रीज का करते हैं, वो भी बना या नहीं बना। सवाल इस वक्त है हमारी स्टेट में, अनएम्प्लॉयमेंट दुनिया में है, अनएम्प्लॉयमेंट देश में भी, लेकिन जे&के में कई गुना अनएम्प्लॉयमेंट बाकी स्टेटों से ज्यादा, उसकी तरफ किसी का ध्यान। लेकिन उसमें नित्यानंद राय कहते हैं कि 28,000 से ज्यादा नौकरियां दी जा चुकी हैं। लोकसभा के अंदर जवाब दिया उन्होंने। सवाल नहीं, निकाले ज्यादा जा रहे हैं, दिए जाते कम का। उसमें प्रॉब्लम ये है कि 5 दफा इंटरव्यू हुए और 5 साल में, और 5 दफा वो कहा कि लीक हो गए। तो ऐसा क्या सिस्टम है गलत? उसका मतलब है कई लाख बच्चे जिन्होंने इंटरव्यू दिया था वो वंचित रह गए। एक तो वो अनएम्प्लॉयमेंट है, और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से खुदकुशी हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है। इसी तरह से हमारे यहाँ मजदूर है, मेरे डबल शिफ्ट था, ट्रिपल शिफ्ट था। सो अगर पहली शिफ्ट किसी मजदूर को नहीं मिलता था, दूसरी शिफ्ट में मिलता था, तीसरी के लिए तो हमें पंजाब हरियाणा से लोग मांगते, क्योंकि एक्टिविटीज बराबर थी। लेकिन उस बीच में सरकार दावा करती है कि वाल्मीकि समाज को हक दिया गया, पीओके के लोगों को हक मिला, उसके बाद वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज को हक मिला, यहाँ पर गोरखा समाज को हक मिला, वोट डाल सकते हैं, नुमाइंदे बन सकते हैं, नौकरी ले सकते हैं। उसके साथ साथ अभी 1 मिनट, पंचायत सेक्रेटरी की पोस्ट निकाली गई, 1935 पोस्टें थी, 2 लाख से ज्यादा, अप्रोक्सीमेटली फिगर मैं बता रही हूँ यहाँ पर, अप्रोक्सीमेटली 2 लाख से ज्यादा फॉर्म फिल हो गया, जिसमें 1935 पोस्ट हैं, यानी कि यहाँ पर 1935 बच्चे जो हैं वो लगेंगे। लेकिन 2 लाख का आंकड़ा ये आपने देखे 1000 कुछ लगे, उसका आप देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट कितने रहे, उसी पे आ रही हूँ, 1,98,000। उस चीज को दूर करने के लिए, क्योंकि सरकार भी दावा करती है, आप भी सरकार में रहे, आपका काफी लंबे समय का एक एक्सपीरियंस है,
आपने अपने टेन्योर में बहुत अच्छा काम भी किया, नो डाउट। आप अपने सवाल से भूल गए। आपने कहा कि बीजेपी ये दावा करती है तो आप क्या करेंगे। मैंने ये कहा कि इसमें कुछ बड़ा चढ़ा के भी होगा, कुछ हुई है, लेकिन मैं जो बताता हूं कि जो नहीं हुई है, मैं ये बताता हूं कि रूरल एरियाज में जो सड़कें बनी हैं 15 साल से, मैं इस सरकार को दोष नहीं देता हूं, क्योंकि आज सरकार ही नहीं है। ये तो एक अरेंजमेंट होता है, इलेक्टेड सरकार था, उसमें विलंब हुआ, उसमें देर हुआ। जो गवर्नर का रोल हो, हमारे वक्त में भी हो, कांग्रेस, मेरे वक्त में, अब तो मैं कांग्रेस से बाहर हूं। अब आप लोग कहें, जवाब आप दूसरा कर सकते थे कि 90 से 91 से लेकर 96 तक आपकी गवर्नमेंट, गवर्नर था तो क्यों नहीं किया। बिकॉज गवर्नर सिस्टम डेवलपमेंट वाले के लिए नहीं होता है, ये क्लियर बताना चाहता हूँ। उसका एक काम चलाओ होता है, तो काम चलाओ होता। मैं उसमें गवर्नर पर कोई आरोप नहीं लगाता हूँ, मैं ऑफिसर्स भी पर भी कोई आरोप नहीं लगाता हूँ बाकियों की तरह, क्योंकि वो कांग्रेस के दौर में हो, बीजेपी के दौर में हो, गवर्नर सिस्टम एक अरसा होता है जिसमें आपको काम चलाओ सरकार, काम चलाओ सरकार में हाल ही की रिपोर्ट में बताया गया कि 2.25 लाख करोड़ जीएसडीपी मैं तो उसमें दोगुनी हो चुकी। मैं तो उसमें जाता है। तो ये एक्सपेक्ट करना कि गवर्नर ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो मैं क्लैरिफाई तो करना पड़ेगा तो ना सर। वेरीफाई। सवाल ये है कि यहाँ हमारा मुद्दा था इलेक्शन जल्दी करो और सिस्टम चले, कि जिसके पास लोग पहुंच जाएं, एमएलए के पास पहुंचे, मंत्री के पास पहुंचे, वो सिस्टम अभी 5 साल से गायब है। तो मैं इन पर आरोप नहीं लगाता हूं, मैं कहता हूं कि सिस्टम बहाल नहीं किया गया, जो जमहूरी सिस्टम, उसके लिए धन्यवाद। किस तरह से उस सिस्टम को बहाल करेंगे? हाँ, अब तक वो सुप्रीम कोर्ट ने तो डेट फिक्स की। अब तो सुप्रीम, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं कहती थी कि हम नहीं करेंगे, करेंगे, लेकिन करते नहीं थे। तो मैं सिस्टम की नहीं, मैं सिस्टम की बात करता हूं जिसको बहाल अप्रोच करने की जरूरत है, और जो चीजें इस सिस्टम में संभव ही नहीं था, क्योंकि ये काम चलाओ थी। अब इनमें देहातों बेचारों को क्या मालूम, सेक्रेटरी है वो तो एमएलए ही करता है, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है उस एरिया को। मिनिस्टर तो किसी को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये ऑफिसर तो किसी एरिया को रिप्रेजेंट नहीं करता, उसको पता ही नहीं जाता। तो जो ज़रूरी अभी टॉप की ज़रूरत चीज़ें हैं वो है एम्प्लॉयमेंट, स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, और मजदूर लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर आप पावर में आते हैं, डेली वेजर्स का मुद्दा है, 62,000 पहले उसका आंकड़ा बताया गया था, अप्रॉक्सीमेटली अब 60,000 पर पहुंच चुके हैं। और अगर घर के परिवारों में अगर हम 5-5 सदस्य लगाते हैं तो 3 से 4 लाख अप्रॉक्सीमेटली फिगर उनका बनता है वोट बैंक के तौर पर। वो बीजेपी पर भी निशाना साध रहे हैं, ऑपोजिशन पार्टीज पर भी निशाना साध रहे हैं। पिछले 30 से 32 सालों से वो धरने प्रदर्शन पर हैं जम्मू के अंदर। जम्मू की सड़कों पर आप देखिए किस तरह से हैं। एक चीज़, दूसरा, फाइनेंस अकाउंट्स के कुछ लोग हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। फायर एंड इमरजेंसी के लोग अब फिर से सड़कों पर आ गए हैं कि प्रूफ भी दिखाए गए, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। क्या लगता है कि जो डेली वेजर्स हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर लोग काम कर रहे थे, होम गार्ड्स के कई ऐसे लोग हैं जिन्हें उनके हकों से वंचित रखा गया था, क्या उन लोगों के लिए कोई नई पॉलिसी लेकर आएंगे? देखो, डबल पॉलिसी होगी, ये भी अनुचित होगा, गलत होगा कि कोई आदमी कहेगा कि हाँ 10 लाख है तो 10 लाख को सरकार ही नहीं। 10 लाख के नौकरी देने के लिए सब पार्टियां भी मिल चुके इकट्ठे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट बनाए या स्टेट की नहीं दे सकते, क्योंकि फिर आपका पूरा बजट जो दिल्ली से भी आता है, यहाँ से भी है, उस तो भी पूरा नहीं होगा। एम्प्लॉयमेंट देने का, व्हेन वी से एम्प्लॉयमेंट देने का मतलब नहीं सरकारी, उसके लिए क्रिएटिव हमारी चीज़ है। एट अप्रोप्रिएट टाइम में अपने मैनिफेस्टो में डालूं। एक ट्यूलिप गार्डन मैंने बनाया, जैसे एक शहर में कई लाख लोग आते हैं, सड़कें बंद होती है मार्च अप्रैल के लिए वहां पहुंचने के लिए। सो आई हैव सम क्रिएटिव थिंग्स, लेकिन सड़कों जो में सुनिए, जो हर डिस्ट्रिक्ट 20 की 20 डिस्ट्रिक्टों के बने, जिसमें जनरेट हो जाएगी एम्प्लॉयमेंट इन लाखों, जिसमें लड़कियां भी लगेंगे, लड़के भी लगेंगे, एजुकेटेड,
और जिसमें जनरेट हो जाएगी एम्प्लॉयमेंट स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए भी। तो जब हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट, उसका ये मतलब नहीं है कि सरकारी रोल, उसका मतलब है कि हमें आउट ऑफ द बॉक्स। अब मुझे तो किसी ने नहीं बताया था कि भाई तुम टूलिप गार्डन बनाओ। वो तो सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात हो रही है, स्किल्ड डेवलपमेंट को लेकर काम हो रहा है, अब स्किल डेवलपमेंट, प्राइवेटाइजेशन को लेकर काम हो रहा है। स्किल डेवलपमेंट पूरी कंट्री में हो रही है, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। हम यहाँ की बात करते हैं, उससे भी तो नहीं बना ना बान, उसके बाद भी तो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। यहाँ 20 चीज़ें एट ए टाइम करना पड़ेगी। कोई भी आप लाओगे तो उसमें 10,000 आदमी आएंगे, उससे क्या है, 10,500 फिर 10,15,00,000 फिर अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसे मैस्यू डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, विधानसभा लेवल पे एक क्रिएशन करनी है, जो क्रिएशन मैंने मेरी समय से पहले पीडीपी ने सपोर्ट विड्रॉ की, जो मैंने अपने मैनिफेस्टो के लिए उस वक्त रखी थी। लकीली मैंने शेयर किसी से नहीं की उस वक्त कांग्रेस के, वो मेरे पास आज भी है, जिससे मैं पूरे स्टेट में 20 की 20 डिस्ट्रिक्टों में ऐसी चीज़ें हैं उसकी उस डिस्ट्रिक्ट के अनुसार, जिसको हम अगर प्राइवेट सेक्टर में देंगे, प्राइवेट वाले ही करेंगे, सरकार नहीं करेगी, और प्राइवेट वालों को नौकरी मिलेगी विद इन द स्टेट के। जब पावर में आएंगे उसके बाद करेंगे। हाँ, नेचुरली आज कैसे करूँगा? मतलब सब कुछ हाइड करके रखा हुआ है, एक ही बार में पिटारा खुलेगा गुलाम नबी आजाद का? नहीं, मैनिफेस्टो में खुलेगा, मैनिफेस्टो में खुलेगा कि नहीं? अभी नहीं रखेंगे मैनिफेस्टो सामने की? क्या है मैनिफेस्टो के अभी अंदर? तो मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी, उसमें कैसे देख सकता। तो इसलिए मैं कोई चीफ मिनिस्टर बनने का बहुत शौक नहीं है। मैं इतने दफा पर अटकलें लगाई जा रही हैं कि यू आर द फेस। नहीं, फेस हो, क्योंकि ये चीजें अगर इम्प्लीमेंट कर दी उसके लिए तो फेस बनना होगा, लेकिन कोई मेरी जान नहीं जा रही कि चीफ मिनिस्टर बनना। वो मैं बहुत इतना यूनियन मिनिस्टर रहा हूँ और इतने जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ कि सैकड़ों चीफ मिनिस्टर बनाए, सैकड़ों में यूनियन मिनिस्टर भी बनाए। तो वो कहता है ना कि वो नहीं है कोई एक्स्ट्रा। मेरे लिए तो मैं चीफ मिनिस्टर जब मैं बनता हूँ तो एक सज़ा होती है। आप कहोगे सज़ा क्यों? कि मैंने 3 शिफ्ट किए थे, मैं खुद भी 3 शिफ्ट करता था। मैं 2 बजे सोने से पहले। मतलब फिर आप जो जनता इस वक्त आप पर उम्मीद लगा रही है, उनकी उम्मीदों पर पानी फेर रहे हैं, कुछ ऐसा? नहीं, पानी फेरना नहीं, उन पर तो मैं कह रहा हूँ, मैं आऊँगा तो आपके लिए आऊँगा, मुझे कोई शौक नहीं। मैं 4 घंटे सोता था, 2 बजे और 6 बजे। मेरी अगर बुक पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा, उसमें भी लिखा है, कोई कंट्राडिक्ट करे। मैं ये कहता हूँ 3 शिफ्टों में मैं पब्लिक मीटिंग भी करता था, मैं ऑफिस में भी रहता अच्छा था। संदेश दे दीजिए जनता को कि किस तरह से अब लुभाने का काम है और उन लोगों के लिए क्या कुछ रहेगा। और उनके जाता 2 बजे में आखिरी जम्मू शहर में हो, मुझे याद है कि ऊपर महाराजा के नीचे, महाराजा यहाँ पहले से उससे नीचे वो सड़क क्या है नीचे ऊपर जाती है रेडियो स्टेशन से इधर। दिन में उसमें नहीं कर सकते थे, तो 12 बजे के बाद और सुबह तक उसमें ब्लैक टॉपिंग करते थे। तो मैं यहाँ रात था, तो मैं 1:45 बजे उसको देखने गया कि चल रहा है काम, सुबह पहुँच। और उधर से आकर जो 2 बजे मैं नॉर्मली सोता था, मैं 2:30 बजे सोया। मेरे पास हर डिस्ट्रिक्ट की थी लिस्ट कि ट्रिपल शिफ्ट कहाँ चल रही थी। तो अगर मैं पुंछ जाता तो उठ के रात को सोने से पहले उसको पुंछ वो चल रहा 1 बजे रात को कि नहीं, तो घड़ी में एक रखता था। फिर 2 बजे जब सोता था अपने इसमें बेड के साथ। यानी कि आम जनता के लिए भारी भरकम काम है जो किया है, लेकिन अब संदेश क्या रहेगा जनता? अब संदेश वही रहेगा, वही डबल शिफ्ट रहेगी, वही डबल शिफ्ट, वही ट्रिपल शिफ्ट। मेरे लिए, अपने लिए भी वही 4 घंटे नींद रहेगी, शायद अब 3 ही घंटे रहे। और काम उनके लिए, जॉब उनके लिए ढूंढने हैं, उनके लिए जो मेरी स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट करना है। एक दिन में तो नहीं लगेगा, 1-2 साल उसको रिजल्ट, शुरू तो शायद 6 महीने से शुरू होगा, लेकिन अच्छे रिजल्ट उसके आने 1-2 साल से आने शुरू हो जाएंगे। फिर ये जो ड्रग है, आज हमें बाहर भेजने पड़ते हैं। ड्रग की बीमारी कश्मीर में तो
80% इसमें खत्म हुआ। दुर्भाग्य से जम्मू में भी शुरू हो नार्को गया। टेररिज्म। तो मैंने ये वादा किया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में ड्रग के डी एडिक्शन सेंटर बनाएंगे। जम्मू कश्मीर में हम लोग आज सिंगापुर जाते हैं, पूरा हिंदुस्तान बच्चों को लेकर। ठीक। जम्मू कश्मीर से पत्नीटाप से एक और अच्छी जगह हो सकती है, और कई जगह यहाँ हो सकती है। ठीक। कश्मीर में तो हर जगह ठीक है, बन सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तो जुड़ने ये के चीजें लिए। कर तो रहे हैं। फिलहाल आपने देखा कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सदर गुलाम नबी आज़ाद जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि डेवलपमेंट उनका सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर और जहां पर employment। कमियां रह गई हैं उस पर काम होगा, और साथ ही साथ नए एम्प्लॉयमेंट को किस तरह से जनरेट करना है उस पर फोकस रहेगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जब चुनाव आते हैं तो रणनीति किस तरह से रहेगी। मैनिफेस्टो उन्होंने बिल्कुल भी खोलकर सामने नहीं रखा है, और जब यहाँ पर घोषणा पत्र सामने रखते हैं तो फिर देखना ही होगा कि आम जनता उसमें कितना सहयोग करती है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।